ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। वक्त हो गया है खबर पक्की का। खबर पक्की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान का कबूलनामा जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं, दरअसल 6 और 7 मई की वो दरमियानी रात थी जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को नेस्तो नाबूद किया था। भारत के हमले में 51 लोग मारे गए हैं, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के 11 फौजी हमले में मारे गए हैं, यह पाकिस्तान खुद कबूल कर रहा है। भारत के हमले में 78 पाकिस्तानी फौजी घायल भी हुए हैं। तो ये नंबर हैं, ये वो आंकड़े हैं जो खुद अब पाकिस्तान की तरफ से सामने लाए जा रहे हैं। 6 और 7 मई की वो दरमियानी रात थी जब भारत ने आतंकवाद के अड्डों को नेस्तो नाबूद किया था और उसी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की तरफ से अब ये जानकारी दी जा रही है कि भारत के हमले में मारे गए 51 लोग, पाकिस्तानी सेना के 11 फौजी हमले में मारे गए, हमले में 78 पाकिस्तानी फौजी घायल हुए। ये जानकारी भी सामने आई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत कुछ ही देर में और डिटेल्स के साथ इस खबर की बारीकियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए, भारत की तरफ से तो लगातार ये बात दुनिया को बताई गई कि हमने आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करने के लिए एक्शन लिया है और अब इसमें कहीं ना कहीं नीरज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नीरज के ही पास आपको लेकर चलेंगे। तो अब पाकिस्तान का ये जो कबूलनामा आया है, नीरज जरा बताइए विस्तार से, ये जानकारियां पाकिस्तान की तरफ से कब, कहां, कैसे साझा की गई है नीरज? देखिए रोमाना, जो पाकिस्तानी सेना है उसकी जो मीडिया विंग है उसने एक आधिकारिक बयान जारी किया है और उस आधिकारिक बयान में इस बात को कबूल किया है कि जो भारत की जो अटैक हुआ यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके 11 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। इनमें बाकायदा नाम भी दिए हैं पाकिस्तानी सेना ने कि कौन कौन लोग मारे गए हैं। इसमें रोमाना मैं आपको बता दूं कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी शामिल है। उस्मान यूसुफ वही है जो उनका शहबाज जो एयरबेस है जहां पर वो भारत ने जो था अपनी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अटैक किया था उस एयरबेस पर, वहाँ पर तैनात थे। तो ऐसा लगता है कि ये अपने फाइटर जेट में थे, उसी दौरान ही अटैक किया गया जिसमें ये मारे गए हैं। इसके अलावा एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी शामिल हैं, सीनियर टेक्नीशियन नजीब हैं, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक है, सीनियर टेक्नीशियन मुबशीर हैं। इन सबके नाम जो है बाकायदा पाकिस्तानी सेना ने जारी किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं जो मारे गए हैं इस भारत की जो ऑपरेशंस में यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में, उनके नाम भी जारी किए हैं पाकिस्तानी सेना ने, जिसमें नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्ला, नायक वक्कार खालिद और जवान सिपाही मोहम्मद आदिल अकबर और सिपाही निसार हैं। तो ये आप रोमाना देखिए कि पाकिस्तानी सेना को कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये अब तक माना जाता था। अब नीरज ये बताइए, नीरज पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये 6 और 7 मई की वो रात जब आतंकवाद के अड्डों को भारत ने नेस्तो नाबूद किया, ये पाकिस्तान की तरफ से अब जो ये नंबर्स जारी किए गए हैं, मतलब 6 और 7 की दरमियानी रात से लेकर 10 मई जब तक शाम 5 बजे सीज फायर नहीं हुआ, ये तब तक के नंबर्स हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना। ये 6 और 7 से लेकर 10 तारीख तक, जब तक कि सीज फायर नहीं हुआ तब तक के ऑपरेशंस के बारे में पाकिस्तानी सेना ने कबूल किया है कि उसके जो भारत ने जो अटैक किया उसके ऊपर और उसमें ये लोग मारे गए हैं। और ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि उसके 40 जो लोग हैं उन्होंने शहादत हासिल की है। वो 40 लोग, ये 11 से अलग है रुमाना, ये 40 वो लोग हैं जिसके बारे में भारत कहता आया है कि ये आतंकी हैं। जो आतंकियों के ऊपर मुरीद के और भावलपुर में जो अटैक किए गए, साथ ही पीओके में जो अटैक किए गए, सियालकोट में जो 9 भारतीय सेना ने जो टेरर कैंप्स थे उन पर अटैक किया था, उनके बारे में भी जानकारी दी। हालांकि उसने कबूल नहीं किया अपनी इस आधिकारिक बयान में कि उसके ये आतंकी है, लेकिन उसने ये कहा कि हमारे सिविलियंस जो हैं वो उनको शहादत मिली है। तो शहादत का मायने यही है कि वो सब जो है आतंकी है। तो ये बड़ा कबूलनामा है पाकिस्तान की तरफ ये से। बड़ा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज, एक तरीके से ये कबूलनामा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ दर्शकों को ये भी जानना चाहिए नीरज कि ये कबूलनामा
कबूलनामा भी वही आधा अधूरा, और ये कबूलनामा भी एक झूठ की पुलिंदे के तौर पर। एक तो जिस बात का जिक्र आपने किया कि साहब पाकिस्तान कह रहा है कि कुल 51 लोग मारे गए, जिसमें से 11 को वो अपने सैनिक बता रहा है और 40 वो आम नागरिक बता रहा है, और वो नागरिक नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, ये भारत ने दुनिया को बताया। तो एक तो पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा जिसका आपने जिक्र किया, और दूसरी बात ये मुझे ध्यान आता है वो डीजीएमओ की तरफ से जो पहली प्रेस ब्रीफिंग देश के सामने की गई थी, उसमें हमारी तरफ से जानकारी दी गई थी कि साहब पाकिस्तान के कम से कम 35 से 40 सैनिक हमने मार गिराए। तो यहां पर भी वो नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिफ्लेट करके एक दुनिया को दिखाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल, देखिए रोमाना जो वही बात मैं बता रहा था कि पाकिस्तानी सेना कभी कबूल नहीं करती है कि उसके सैनिक मारे गए हैं। ये बहुत कम ही होता है। जब पाकिस्तानी कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने देखा था, उसने कभी कबूल नहीं किया कितने सैनिक उसके मारे गए हैं, कितनों को। हालांकि पाकिस्तानी सेना है तो वो शहादत कहता है, उस शहादत को भी नहीं कबूल करता है वो कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। तो ऐसे में अगर ये पाकिस्तान आज ये कबूल कर रहा है कि उसके कितने सैनिक मारे गए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो आप मान सकते हैं कि जब उसने 11 कबूल किए हैं तो कितने बड़ी संख्या में उसके सैनिक मारे गए होंगे। जैसा कि भारतीय सेना कहती आ रही है कि 35 से 40 सैनिक मारे गए हैं। उस 35-40 में वो पीओके में जो तैनात है, बॉर्डर्स पर जो तैनात है, बंकर्स में, और साथ ही वायुसेना के। उसने पहली बार कबूल किया कि स्क्वाड्रन लीडर रैंक का जो अधिकारी है वो मारा गया। जबकि हमें जो जानकारी है, जो पीओके में जो अटैक हुआ था, जिसमें खुद हमने तस्वीरें देखी थी, आर्मी चीफ उनके गए थे और साथ ही जो उनके राष्ट्रपति भी गए थे, उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी सेना का कोई सीनियर अधिकारी मारा गया है, इसीलिए उसके जनाजे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख गए थे। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उसको बदल दिया और उस खबर को भी गलत बताया। लेकिन अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना को कितनी बड़ी क्षति जो है इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना यानी थल सेना और वायुसेना ने दी है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, नाना करके भी पाकिस्तान की तरफ से अपनी तरफ से जो कबूलनामा दिया गया है, उसमें 11 पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने की बात तो खुद पाकिस्तान कबूल रहा है। और ये वो पाकिस्तान है जो कभी सच सामने लाने ही नहीं देता है दुनिया के। और ध्यान है ना आपको, भारत की तरफ से ये जानकारी देश के साथ साझा की गई थी हमारे सैन्य अधिकारियों की तरफ से कि कम 35 से 40 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर करने में हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है। अब मैं आगे बढ़ रही हूं, खबर पक्की है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों के पोस्टर जारी किए गए। दरअसल कश्मीर में अलग अलग जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में 3 आतंकवादियों के चेहरे हैं, साफ नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के चेहरे पोस्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाए हैं और साथ ही इन आतंकवादियों की जानकारी देने पर 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया। पोस्टर आप देख रहे हैं, यहाँ उर्दू जबान में लिखा गया है इन आतंकवादियों के बारे में और साथ ही इन पर घोषित 20 लाख रुपए के इनाम की जानकारी लोगों को दी गई है। दो तस्वीरें अब जरा दिखा देते हैं आपको। कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों के जो सुरक्षा बलों ने पोस्टर लगाए हैं, वो तस्वीर आपके सामने। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं इस इलाके में, ये जानकारी मिल रही है। शोपियां का जंगल वाला हिस्सा है और उसी जंगल वाले हिस्से में जानकारी ये मिल रही है कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद इस इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी अपनी बढ़ा दी है और साथ ही और फोर्सेस यहां पर बुलाई जा रही हैं। घेरा कड़ा करके यहां सेना तलाशी अभियान में जुट रही है। खबर पक्की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को संबोधित किया था बीते कल रात 8 बजे। 22 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के शौर्य और आतंक के खिलाफ देशवासियों के संकल्प को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर को न्याय की अखंड प्रतिज्ञा बताया। ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज
पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को पस्त करने के सबूत दिए। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तानी मिसाइल्स की तस्वीरें दिखाई और उसकी आर्मी की नीयत और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दोनों का परिचय दिया गया। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के साथ हुई। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक बार फिर कहा गया, ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ था। पाकिस्तानी आर्मी बेवजह बीच में घुसी। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इसके बाद सेना ने एक एक कर पाकिस्तानी मिसाइलों को गिराने के लिए सबूत पेश किए। सेना को संभवतः पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल का मलबा मिला। ये भारतीय शहरों पर हमले के लिए आया था। इसके साथ ही चीन और तुर्की के बने हुए सैन्य हथियारों का मलबा दिखाकर भी सेना ने उन्हें नष्ट करने के सबूत दिए। सबूतों की फहरिस्त लगाकर भारतीय सेना ने दुश्मन को भगवान राम के देश पर हमला करने का अंजाम बताया। इसके लिए एयर मार्शल A.K. भारती ने रामचरितमानस की चौपाई का भी जिक्र किया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। बस दिक्कत यही है कि हमारा दुश्मन समझदार नहीं है। खबर पक्की है, ऑपरेशन सिंदूर में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो हमारे देश के एयर डिफेंस सिस्टम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने बताया देश के लोगों को कि क्यों हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पर आंख बंद करके हर देशवासी को भरोसा करना चाहिए। सेना ने बताया कि देश का एयर डिफेंस सिस्टम 4 लेयर्स पर काम करता है, इसीलिए दुश्मन के लिए उसे भेदना नामुमकिन है। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को समझाने के लिए डायग्राम बनवाया। इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर से टारगेट को नष्ट करने की क्षमता को दिखाया। भारत को आसमान में सुरक्षित रखने के लिए सर्विलांस रडार, लॉन्ग रेंज मिसाइल, मीडिया रेंज की मिसाइल, शॉर्ट रेंज की मिसाइल और काउंटर ड्रोन एक्टिव रहते हैं। जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। सेना ने बुलंद हौसलों के सबूत देते हुए 140 करोड़ देशवासियों का धन्यवाद दिया। सेना की तरफ से साफ किया गया, पाकिस्तान के हमले में हमारे एक भी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ और इससे पहले पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उसने हमारे सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके जवाब में हमारी सेना ने आज बाकायदा हमारे ऑपरेशनल एयरबेस की तस्वीरें शेयर की और पाकिस्तान के झूठ की हवा निकाल दी। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। सेना की तरफ से किए गए इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की फर्जी बहादुरी का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आया। भारत ने इसके साथ पाकिस्तान में अपने उन 13 टारगेट्स को भी दुनिया को दिखा दिया जहां पर हमारे फाइटर जेट्स ने हमले किए थे। We have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground. तबाही के नाप के साथ उसके सबूत के तौर पर पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस और रहमयार खान एयरबेस में धमाके की तस्वीरें दिखाई। एक जगह तो रनवे पर धमाके के बाद गड्ढा तक बन गया था। पाकिस्तान की बर्बादी के सबूत के साथ सेना ने दुश्मन को दोबारा आंख उठाकर ना देखने की चेतावनी दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा कर दिया, संसद में चर्चा से गोपनीयता भंग नहीं होती, बल्कि देश के सामने सच आता है। जहां कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, वहीं शरद पवार ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील होने की वजह से इस पर खुले में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये सेंसिटिव इशू है, कुछ बातें ऐसी होती है कॉन्फिडेंशियल रखने की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमने कहा टेंशन से ज्यादा लाभ हम आपस में बैठेंगे तो होगा। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि संसद में चर्चा से गोपनीयता भंग नहीं होगी। विशेष सत्र बुलाइए, उसमें कोई गोपनीय बात, संवेदनशील बात नहीं की जाएगी, सब जिम्मेदार दल हैं। जहां कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता पहलगाम हमले पर अभी भी सवाल उठा रहे हैं। वो दुश्मन को घुटने पर लाने की बात करते, लेकिन ट्रंप ने जो किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए, एक जो देश की हमारी संप्रभुता है, उसके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली बात। जिन लोगों का बलिदान हुआ उनके परिजनों ने कहा है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? जरा सबूत के गैंग से बाहर निकलिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई। सीमा और फॉरवर्ड पोस्ट से सैनिकों की संख्या में अब कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करने पर सहमति बनी। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति जाहिर करने के 2 दिन के बाद हुई ये बातचीत लगभग 45 मिनट तक चली। 4 दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद 10 मई को सीज फायर पर सहमति हुई थी। बातचीत में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भारत का पक्ष रखा, तो मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का पक्ष रखा। बातचीत में सहमति बनी कि दोनों पक्ष एक भी गोली नहीं चलाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों पक्ष सीमा और फॉरवर्ड पोस्ट से सैनिकों की संख्या में कमी करेंगे। बातचीत में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम को लेकर भी चर्चा की गई। इस वार्ता में पाकिस्तान ने कहा कि अब वो इस टकराव को आगे नहीं बढ़ाएगा। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन न करने की बात भी कही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने कल भी प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें साफ कहा कि आतंकियों पर सटीक हमले एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना किए गए थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना बीच में कूद पड़ी और आतंकियों की लड़ाई को पाकिस्तानी सेना ने अपनी लड़ाई बना ली। वहीं ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर सवाल उठाने वालों को पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने करारा जवाब दिया। जनरल नरवणे ने कहा है कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर सवाल उठाने वालों की पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने आलोचना की और कहा कि युद्ध ना तो रोमांटिक होता है और ना ही ये कोई बॉलीवुड फिल्म है। War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. And which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. रिटायर्ड जनरल नरवणे ने यह भी कहा कि भले ही हम पर युद्ध थोपने की साजिश रची जाए, लेकिन हमें हमेशा संयम के साथ संतुलित कार्रवाई करनी चाहिए। People are asking that why did we not go for all-out war? But as a military man, if ordered, I will go to war. But that will not be my first choice. My first choice will always be diplomacy. पूर्व सेनाध्यक्ष ने कहा कि जब गोले बरसते हैं तो उसे झेलने वाले ही उसका मर्म समझ सकते हैं। खबर पक्की है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भले ही कम हो रहा हो, लेकिन हैदराबाद की कराची बेकरी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हैदराबाद की कराची बेकरी स्टोर के बाहर नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, हाथों में तिरंगा, भगवा पट्टा लटकाए इन युवकों ने कराची बेकरी के बाहर जमकर बवाल किया। ये तस्वीरें रविवार की हैं, जब हैदराबाद बीजेपी नेताओं का एक दल कराची बेकरी पहुंचा।
सबसे पहले सीढ़ियों में चिपके पाकिस्तान के झंडे को इन्होंने पैरों से कुचला और फिर शॉप के बाहर लगे साइन बोर्ड से कराची शब्द हटाने की मांग की। बोर्ड को तोड़ने की कोशिश की गई। इन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि कराची पाकिस्तान का एक शहर है और उसके नाम का उपयोग करना गलत है। ऐसी मांग 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भी हुई थी। आपको बता दें कि खान चंद रामनानी ने इस साल 1953 में हैदराबाद में इस बेकरी की शुरुआत की थी, जो विभाजन के दौरान कराची से हैदराबाद आए थे। खबर पक्की है, महाराष्ट्र के नासिक शहर और त्र्यंबकेश्वर में कल देर रात हुई बेमौसम बारिश से सड़कें नदियां बन गईं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरने से गाड़ियां फंस गईं। पानी रास्ता खोज लेता है, ये तो आपने सुना ही होगा। महाराष्ट्र के नासिक में जब बेमौसम भीषण बारिश हुई तो पानी ने सड़कों को अपना रास्ता बना लिया। पानी की तेज धार ऐसी जैसे सब कुछ बहाकर ले जाएगी। बस स्टैंड, रिहायशी इलाके, गली गली, सड़क सड़क, ऐसी नदी बही कि सड़कों का नामो निशान नहीं बचा। हर साल मॉनसून में त्र्यंबकेश्वर की सड़कों पर पानी बहता नजर आता है, लेकिन इस साल मई में ही पानी ने सड़कों पर अपना हक जमा लिया। नासिक शहर में दिन में 21 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नासिक जिले का त्र्यंबकेश्वर में पानी बहने की वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गई। महाराष्ट्र के वाशिम में कल रात 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। घरों और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ। पुलिस अब तक वजह नहीं बता पा रही। सड़क पर पत्थरबाजी, हंगामा, ये कोहरा महाराष्ट्र में वाशिम के पाटड़ी चौक इलाके में मचा है। कल रात 9 से 10 बजे के बीच 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। इसका असर बागवानपुरा, डंडे चौक और गणेश पेट इलाकों में भी देखने को मिला। कई इलाकों में पत्थरबाजी की खबरें हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी तादाद में बाइक सवारों को सड़क पर तेज रफ्तार में भागते देखा गया और उनके पीछे पुलिस वैन तेजी से पीछा करती नजर आई। देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां के कुछ घरों और गाड़ियों पर पथराव भी किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस अब तक दोनों ही गुटों में झगड़े की वजह नहीं बता पाई है। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। और भोपाल के रिहायशी इलाके में एक मैरिज गार्डन में कल रात जबरदस्त धमाका हो गया। 10 से ज्यादा सिलेंडरों में आग लग गई, जिसके बाद आसपास के घरों की दीवारों में भी ब्लास्ट की वजह से दरारें आ गई। दूर आग लगी दिख रही है और फिर होता है जोरदार धमाका। ऐसे लगता है जैसे बम फटा। 10 से ज्यादा सिलेंडर में आग लगने के बाद धमाके हुए। तस्वीरें अयोध्या बाईपास पर खेजड़ा गांव के पास सनराइज गार्डन की है। आसपास के लोगों का दावा है कि यहां अवैध तौर पर गैस रिफिलिंग का काम किया जाता था, जिसको लेकर लोगों ने विरोध भी किया था। फायर ब्रिगेड ने मौके पर आग को बुझाया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों में दरारें आ गई। और उधर कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान इंजीनियर की मौत सवालों के घेरे में। 54 दिन बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है। बिना जांच पड़ताल किए हेयर ट्रांसप्लांट कराना जानलेवा भी साबित हो सकता है। कानपुर नगर के पनकी पावर हाउस में काम करने वाले इंजीनियर विनीत की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विनीत प्राइवेट क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने गए थे, जहां डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद उनके चेहरे पर सूजन आ गई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एफआईआर के मुताबिक 13 मार्च को एम्पायर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने गए। अगले ही दिन विनीत के चेहरे पर सूजन आ गई। डॉक्टर्स ने घर वालों को बताए बिना अस्पताल में भर्ती करा दिया। विनीत की तबीयत बिगड़ने पर घर वालों ने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया। 15 मार्च को विनीत की अस्पताल में मौत हो गई। महिला के द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस पे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। इसके क्रम में एक अभियोग डॉक्टर के खिलाफ पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है। एफआईआर में दावा किया गया है कि आरोपी डॉक्टर ने भी माना
कि बिना टेस्ट के इंजीनियर का हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। मामला कानपुर के पनकी ऑफिशियल कॉलोनी का है। परिजनों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके 54 दिन बीत जाने के बाद रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी महिला डॉक्टर फरार बताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी मुस्कान और साहिल के खिलाफ कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने 36 लोगों को गवाह बनाया है। अपनी चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि सौरभ की हत्या में तंत्र मंत्र का कोई लेना देना नहीं है। प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की। सौरभ के शव को पहले एक सूटकेस में बंद कर नाले में फेंकने की योजना थी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस ने कहा कि आरोपी मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। चार्जशीट करीब 1000 पन्नों के आसपास की, जिसमें सीडीआर, सीसीटीवी कैमरास, एफएसएल रिपोर्ट और भी जो अन्य तथ्य हैं इसमें शामिल किए गए हैं। और इस मामले में प्रभावी पैरवी कर इसमें इनको दोनों को ही कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 मार्च को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। इसके बाद शव के टुकड़े कर उसे एक नीले ड्रम में डाल दिया था और फिर सीमेंट के घोल से ड्रम को जाम कर दिया था। आरोपी मुस्कान और साहिल फिलहाल जेल में हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में पास खड़ा दूसरा ट्रक भी जल गया और बड़ी मुश्किल से कुछ हिस्से को बचाया जा सका। ट्रकों को आरटीओ ने सीज किया था, जो कई सालों से कूड़े के ढेर पर खड़े थे। घटना पुलिस चौकी से 10 किलोमीटर दूर घटी, जब एक ट्रक अचानक धू-धू कर जलने लगा। तभी पास में खड़ा दूसरा ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। घटना स्थल पर बिजली की हाईटेंशन लाइन गुजर रही थी। हालांकि दमकल कर्मी समय से पहुंचे और एक ट्रक को राख होने से बचाया। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र के संभल रोड की है। उधर इंस्पेक्टर अमरीश कुमार ने आग लगने के कारणों की जांच के लिए पुलिस चौकी को निर्देश दिए हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। सीबीएसई ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। इस बार सीबीएसई 12वीं बोर्ड में 88.39% रिजल्ट रहा है। पिछले साल के मुकाबले ये 0.41% बेहतर है। मतलब पिछली बार के मुकाबले 12वीं कक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या इस बार बढ़ी है। तो ये सीबीएसई का रिजल्ट है। और अब खबर पक्की है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद हैं, सेना प्रमुख मौजूद हैं, नौसेना प्रमुख मौजूद हैं और वायुसेना उप प्रमुख मौजूद हैं। इस बैठक में रक्षा सचिव की भी इस बैठक में मौजूदगी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है और डिटेल्स के साथ। मेघा, क्या खबरें मिल रही हैं? रोमाना, ये बैठक चल रही है एक्चुअली साउथ ब्लॉक में, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसमें ये बैठक चल रही है। राजनाथ जी इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। साथ में जैसे आपने एक एक करके नाम बताया, ये सारे हमारे आर्मी चीफ है वहाँ पर, नेवी चीफ है और एयर वाइस चीफ है वहाँ पर। उनके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। इस मीटिंग में सीडीएस भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जितनी पूरी देश की सुरक्षा प्रणाली जो है उससे जुड़े हुए जितने आला अफसर हैं वो सारे रक्षा मंत्री जी के साथ में अभी बैठे हुए हैं। रुमाना, आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब प्रधानमंत्री जी खुद ही कल देश को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है और आगे पाकिस्तान का किस तरीके का रवैया रहता है उस पर हम डिसाइड करेंगे कि आगे करना क्या है। तो समझिए कि इस तरह की रिव्यू मीटिंग्स रोमाना ये तो चलती ही रहेंगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि थोड़ी ऐसी छोटी मोटी जो इनकर्शंस कल हुई हैं, जैसे आपको सांबा सेक्टर में कुछ ड्रोन दिखे, इधर रोड छुट्टे एक दो ड्रोन इधर उधर दिख गए, वो क्यों होते हैं, क्यों हो रहा है ये सारी सिचुएशंस का जायजा भी लिया जाएगा। और जो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर एलओसी पे जो शेलिंग
चलने की जो काफी हैवी शेलिंग चली है पिछले कुछ दिनों में, वहां पर शांति बिल्कुल किस तरीके से बहाल की जाए उस पर भी विचार विमर्श होने की शक्यता है यहाँ पर। तो ये एक बहुत धन्यवाद आपका मेघा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये समीक्षा बैठक जो फिलहाल चल रही है रक्षा मंत्रालय में। खबर पक्की है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सीडीएस मौजूद हैं, सेना प्रमुख मौजूद हैं, नौसेना प्रमुख मौजूद हैं, इसमें रक्षा सचिव भी मौजूद हैं और साथ ही उप वायुसेना प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस समय रक्षा मंत्रालय में ये बड़ी बैठक चल रही है और जाहिर सी बात है जिस तरीके की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है उसी के मद्देनजर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए ये जो बैठक है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तस्वीर इस बैठक की आपके सामने। तो रक्षा मंत्रालय में ये बैठक चल रही है, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग आप इसको कह सकते हैं, जहां आरएम रक्षा मंत्री जो हैं वो अपनी टीम के साथ मंथन कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।